नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि नीट प्री के लिए जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है आपकी ऑल सब्जेक्ट की, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है आपकी हर सब्जेक्ट की, और प्रश्न भी व्याख्या सहित आपको पूरा पूरा विश्लेषण आपको यहाँ पर मिलेगा। और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांतों को लेकर के, साइकोलॉजी की क्लास नंबर 27। तो चलिएगा स्टार्ट करेंगे आप लोग आज के इस क्लास के अंतर्गत बुद्धि के सिद्धांतों की। पूरा लास्ट तक आप लोग देखना। इस क्लास से आपको 2 प्रश्न जरूर मिलते हैं एग्जाम के अंदर, और 101% पूछे जाते हैं साथियों बुद्धि के सिद्धांतों से। अभी तक ऐसा कोई रीट का पेपर नहीं, फर्स्ट ग्रेड का पेपर नहीं, सेकंड ग्रेड का पेपर नहीं, शिक्षक भर्ती का ऐसा कोई पेपर नहीं जहां से इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न नहीं पूछे गए हों। और ज़्यादा नहीं है, अपने 8-7 सिद्धांत है, बस 8 या 7 सिद्धांत हैं। आप उनको पूरा बारीकी से एक बार ध्यान से पढ़ना। प्रश्न ज़्यादा डीपली भी नहीं आता है, नॉर्मल प्रश्न आता है, लेकिन फिर भी आप लोग गलत कर के आ जाते हो। तो ऐसा नहीं करें, आप लोग पूरा कंप्लीटली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांतों को लेकर के। तो क्लास को लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और भी आपकी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। बस चिंता मत कीजिए, थोड़े ही समय की बात है, अपने नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, और आप लोग टेस्ट सीरीज को जरूर प्रैक्टिस में लेते रहें। चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बात करेंगे हम बुद्धि के सिद्धांतों की, ठीक है। तो बुद्धि के सिद्धांतों में पहला जो सिद्धांत आता है वो है हमारा एक तत्व सिद्धांत, यानी यूनिक फैक्टर थ्योरी। ध्यान ध्यान रखना साथियों, एक तत्व बुद्धि का जो सिद्धांत था वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। अल्फ्रेड विने के द्वारा दिया गया था, जिसमें एक ही तत्व माना था, कौन सा? सामान्य तत्व। कौन सा माना था? सामान्य तत्व माना था। लेकिन इनका ये सिद्धांत फेल हो गया, असफल रहा। इस सिद्धांत को उन्होंने एक सिद्धांत नाम और दिया, निरंकुशवादी सिद्धांत भी इसे कहते हैं। ध्यान रखना, एक तत्व सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, और ये सिद्धांत इनका फेल हो गया, अल्फ्रेड बिने का। ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद आता है हमारा द्वितत्व सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत यानी 2 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी। क्लास को अंत तक देखना तसल्ली के साथ। अब 2 तत्वों में स्पीयरमैन साहब ने कौन कौन से बनाए? पहला बताया था जनरल फैक्टर, और दूसरा बताया था स्पेसिफिक फैक्टर यानी विशिष्ट तत्व। उन्होंने बताया कि जो सामान्य तत्व होते हैं वो जन्मजात होते हैं, जबकि जो विशिष्ट तत्व होते हैं वो अर्जित होते हैं। कैसे बताया उन्होंने? देखिए, स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य तत्व के संपर्क में जो भी विशिष्ट तत्व जितना अधिक आता है, व्यक्ति उसी क्षेत्र में प्रगति करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। लेकिन बाद में कुछ सालों बाद स्पीयरमैन साहब ने इसी तत्व सिद्धांत को यानी 2 तत्व सिद्धांत को त्रितत्व सिद्धांत में कन्वर्ट कर दिया, और तीसरा तत्व कौन सा शामिल किया था? समूह तत्व किया था। ध्यान रखेंगे, बाद में स्पीयरमैन ने एक तत्व और शामिल कर लिया, समूह तत्व, और इसका नाम पड़ गया क्या? त्रितत्व सिद्धांत। तो ये भी किसका है? स्पीयरमैन का। नोट कर लीजिए, द्वितत्व सिद्धांत और त्रितत्व सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। द्वितत्व सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने सामान्य तत्व बताए, और कौन सा बताया था? विशिष्ट तत्व बताया द्वितत्व के अंदर। और त्रितत्व की बात करें तो उन्होंने तीसरा फैक्टर और जोड़ा, कौन सा? समूह तत्व को और जोड़ दिया, तो त्रितत्व सिद्धांत इनका बन गया। अगला हमारा सिद्धांत आता है बहुतत्व सिद्धांत। अब कंफ्यूजन होने से आप लोग बचिए, कंफ्यूजन होने से बचिए आप लोग। बहुतत्व सिद्धांत यहाँ पर पूछा गया, मल्टी फैक्टर थ्योरी, इंग्लिश में याद रखना। मल्टी फैक्टर थ्योरी साथियों थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। और उन्होंने बताया कि व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने ही तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने बहुतत्व सिद्धांत की तुलना किससे की थी? बालू के ढेर से की थी। और उन्होंने बताया, बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल व गति की भी चर्चा की थी। और इसी आधार पर इस सिद्धांत को हम बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो नोट कर लीजिए आप लोग इस बात को, बहुतत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा। और इसी तत्व को हम बालू का सिद्धांत भी कहते हैं और परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को आप लोग। उसके बाद हम बात करते हैं समूह तत्व सिद्धांत।
बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया कि अनेक कारकों का विश्लेषण उन्होंने किया था, उसके बाद 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का वर्णन भी किया और 7 मानसिक योग्यताओं का ही एक समूह बनाया था और उसको क्या नाम दिया? बुद्धि नाम दिया। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो समूह तत्व सिद्धांत जो बुद्धि का है, उसने ये 7 तत्व बताए थे बुद्धि के। अब कौन कौन से बताए थे, इनको आप लोग एक बार सातों ही तत्वों को याद रखना मेरे साथियों। पहला तत्व बताया था प्रेक्षण योग्यता। क्या बताया? प्रेक्षण योग्यता। दूसरा तत्व बताया था शाब्दिक योग्यता। तीसरा तत्व बताया अंक योग्यता। चौथा तत्व बताया वाक शक्ति योग्यता। पांचवा जो तत्व है वो है स्मरण योग्यता। छठवां तत्व है तार्किक शक्ति और सातवां है पर्यवेक्षण शक्ति। तो टोटल समूह तत्व सिद्धांत के अंतर्गत कितने फैक्टर हैं? 7 हैं। थर्स्टन के द्वारा दिए गए थे। एग्जाम के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा महत्व रखने वाला ये सिद्धांत है। आगे हम बात करते हैं प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत यानी सैंपलिंग थ्योरी। सैंपलिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? थॉमसन के द्वारा। ध्यान रखना, थॉमसन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा क्या पाया जाता है? सैंपल पाया जाता है, नमूना पाया जाता है। इतना ही आपको याद रखना है इसमें। बस पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा कि प्रतिदर्श सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉमसन के द्वारा। आपसे मिलान करके वाले प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। इधर आपको साइंटिस्ट का नाम दे दिया जाएगा, इधर ठीक है, इधर आपको सिद्धांत दे दिया जाएगा, मतलब मिलान कीजिए कौन सा इसमें असत्य है। तो इस तरीके के प्रश्न भी यहाँ से कई बार बने हैं। तो प्रतिदर्श सिद्धांत को आपको याद रखना है, थॉमसन के द्वारा दिया गया था, इतना ही आपको याद करना है। उसके बाद अगला हमारा सिद्धांत है कैटल व हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत, और ये भी प्रश्न बहुत कई बार पूछा गया है। आरबी कैटल और हॉर्न ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए थे। पहला प्रकार था तरल बुद्धि, और बताया उन्होंने कि तरल बुद्धि जो है जन्मजात होती है, और दूसरी बताई ठोस बुद्धि जो क्या है? अर्जित है। कैसी है? अर्जित है। तो 2 तत्व यहाँ पर बताए थे, बुद्धि के 2 प्रकार बताए थे आरबी कैटल हॉर्न ने, तरल बुद्धि और दूसरी है ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि जन्मजात है और ठोस बुद्धि अर्जित है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था कि बुद्धि के सिद्धांतों से 2 प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से आते हैं। आप लोग इस चैप्टर को पूरा डीपली पढ़ के जरूर जाएं। नेक्स्ट है अपना त्रिआयामी सिद्धांत, यानी 3 डायमेंशनल थ्योरी। मैंने आपको अभी कहा था कि बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत और त्रिआयामी सिद्धांत दोनों में अंतर है साथियों। ध्यान रखना, त्रिआयामी सिद्धांत तो दिया था गिलफर्ट के द्वारा, लेकिन त्रितत्व सिद्धांत दिया गया था स्पीयरमैन के द्वारा। ये आप लोग कंफर्म कर लीजिए, इंग्लिश टर्म में भी याद रखना। त्रितत्व को बोलते हैं 3 फैक्टर थ्योरी, जबकि त्रिआयाम को बोलते हैं 3 डायमेंशनल थ्योरी। एक एक चीज़ आपको कंफर्म याद रखनी है। त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत गिलफर्ड साहब ने 3 आयाम कौन कौन से बताए, इनको आप लोग एक बार क्रम से याद रखना। पहला जो आयाम था वो है संक्रिया या प्रक्रिया, संक्रिया याद रख लेना। दूसरा आयाम बताया था विषय वस्तु, इसको हम अंतर्वस्तु भी कह सकते हैं, एग्जाम में कई बार अलग नाम दे दिया जाता है। और तीसरा बताया था साथियों उत्पाद, जिसको हम परिणाम कहते हैं। तो कुछ भी आ जाए, संक्रिया को हम प्रक्रिया कहेंगे, विषय वस्तु को अंतर्वस्तु कहेंगे और उत्पाद को परिणाम कहेंगे। ये नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो संक्रिया, विषय वस्तु, नंबर 3 पर है उत्पाद। ये 3 आयाम गिलफर्ट के इस सिद्धांत में आपको याद रखने हैं। अब आपको हम लेकर के चलते हैं कि इन तीनों ही आयामों के अंतर्गत कितने तत्व माने गए थे। अब आपको बारीकी से सिद्धांत को पढ़ना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लास को एक बार सभी लाइक करके जरूर जाएं और रेगुलर आप लोग इसी तरीके से क्लास लेंगे। देखिए, समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे हम क्या कहेंगे? संक्रिया कहेंगे। अब आपको इनकी परिभाषा याद रखनी है कि संक्रिया क्या है। व्यक्ति जिस भी मानसिक प्रक्रिया से होकर के गुजरेगा
उसे हम क्या कहेंगे, संक्रिया, यानी क्रिया करने की जो योग्यता है वो संक्रिया कहलाएगी। समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की व्यक्ति को आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे, विषय वस्तु कहेंगे, यानी कंटेंट कहेंगे। ठीक है, अंतर्वस्तु या विषय वस्तु कहेंगे। समस्या समाधान के लिए जिस रूप में व्यक्ति सूचनाएं प्राप्त करता है उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। यानी सूचनाएं प्राप्त हुई है नहीं, उसे परिणाम मिला है या नहीं, उत्पाद कहलाता है। तो ये अपने 3 आयाम हो गए, संक्रिया, विषय वस्तु और तीसरे नंबर पर है उत्पाद। तीनों ही क्रम से याद रखना मेरे साथियों, इनका ऑर्डर भी एक बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसी में बात करते हैं कि गिलफर्ट साव ने ये जो त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, इसका दूसरा नाम आपको लोग याद रखना, बुद्धि का संरचना मॉडल सिद्धांत। बुद्धि संरचना मॉडल भी इसको नाम दिया गया था सन 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में डिब्बे के आकार का इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसका नाम बुद्धि संरचना मॉडल कहा गया। इस मॉडल के अंतर्गत उन्होंने कोश बनाए थे। कितने कोश बनाए? सबसे पहले इन्होंने कोशों की संख्या बताई थी 20। अब किस तरीके से आप लोग एक बार समझिए। सबसे पहले मैं इधर संक्रिया लिख लेता हूं, दूसरे नंबर पर मैं विषय वस्तु लिख लेता हूं और तीसरे नंबर पर उत्पाद लिख लेता हूं। अब आप लोग इसको एक बार समझेंगे। संक्रिया में सबसे पहले उन्होंने 5 तत्व बताए, विषय वस्तु में 4 तत्व बताए और उत्पाद में कितने बताए थे? 6 तत्व बताए। ठीक है, 6 कोश बनाए थे। संक्रिया में 5 बनाए, विषय वस्तु में 4 बनाए और उत्पाद में 6 बनाए। तो टोटल कितने हो गए? पहली बार 1967 की बात कर रहा हूं मैं, तब थे हमारे 120। लेकिन बाद में फिर इन्होंने कोशों की संख्या कितनी कर दी? बढ़ा दी। तो एक तत्व जो एक कोश जो बढ़ाया गया था, संक्रिया के 5 ही रखे, संक्रिया के 5 रखे, विषय वस्तु के 5 कर दिए और उत्पाद के 6 थे। तो विषय वस्तु के अंतर्गत दूसरी बार उन्होंने एक कोश बढ़ाया, तब कोशों की संख्या कितनी हो गई? बताइए साथियों, 150 हो गई। अब तीसरी बार की बात बताऊं मैं आपको, उन्होंने फिर एक बार परिवर्तन किया था और परिवर्तन करने के बाद अब परिवर्तन किस में हुआ था? संक्रिया में एक कोश बढ़ाया, संक्रिया में एक और तत्व बढ़ाया, फिर विषय वस्तु में 5 ही रखे, उत्पाद में पहले ही बढ़ा दिया था, 6 रहे। तो टोटल अब वर्तमान में कितनी है? ध्यान रखेंगे आप लोग, 180 है। कितनी है? वर्तमान में 180 है कोशों की संख्या। अब आपसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं भाई इसमें से कि ये जो गिलफर्ट का सिद्धांत है, इसमें वर्तमान के अंतर्गत 180 कोश हैं। इन 180 कोशों में 3 आयाम हैं। इन तीनों आयामों में जैसे पहला संक्रिया है, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा हमारा उत्पाद। तो संक्रिया का जो आयाम है इसमें वर्तमान में कितने हैं? 6। उन 6 जो कोश बताए थे, विषय वस्तु में वर्तमान में 5 बताए थे और अपने उत्पाद में 6 बताए थे। ठीक है, इनके नाम कई बार पूछे गए हैं, हालांकि मैंने इस वीडियो के अंतर्गत इनके नामों का जिक्र नहीं किया है। किसी दिन गिलफर्ट का सिद्धांत आपको मैं अलग से टेलीग्राम पर इसका मैं कंटेंट बना करके भेज दूंगा आप लोग सभी, या फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा। तो यहाँ पर संक्रिया में और विषय वस्तु और उत्पाद में ये 6 जो आपको संख्या दिख रही है, 5 यहाँ पर दिख रही है, 6 यहाँ पर दिख रही है, इनके नाम उन्होंने बताए थे साथियों। इतना आपको और ध्यान रखना है, वो मैं आपको किसी दिन अलग एक्स्ट्रा क्लास में बता दूंगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिएगा, तो वर्तमान में इसमें कोशों की संख्या कितनी है? 180 है। और अगला हमारा सिद्धांत आता है बुद्धि का पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत, जिसको हेरेसिकल थ्योरी भी कहते हैं। और ये दिया था साथियों वर्ट एंड वर्नन ने। इंपॉर्टेंट भी है ये भी प्रश्न आ चुके हैं। मैंने कहा आपसे कि बुद्धि के सिद्धांतों से प्रश्न हर साल हर बार जब भी पेपर लगता है तो 2 या 3 प्रश्न या 1 प्रश्न तो निश्चित है, आता ही आता है। वर्ट एंड वर्नन ने मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया था। इन्होंने स्पीयरमैन की सामान्य मानसिक योग्यताओं को उच्च स्थान पर रखा, फिर इसका विभाजन व उपविभाजन भी किया था। मैंने आपको एक बात मैं आपको बता दूं, स्पीयरमैन ने जो बुद्धि के तत्व बताए थे, सामान्य तत्व और विशिष्ट सिद्ध तत्व जो बताए थे, तो इन्होंने उसका वर्गीकरण कर दिया। वर्गीकरण कैसे किया कि जो सामान्य तत्व होते हैं वो मानसिक योग्यता से रिलेटेड, तो उनको उच्च स्थान पर रख दिया।
ठीक है। और जो विशिष्ट तत्व होते हैं जो हमारे वातावरण से अर्जित होते हैं उनको निम्न स्थान पर रखा था। बस इन्होंने ये काम किया था और एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत। और मैंने आपको अधिगम के सिद्धांतों में बताया था पहले ही, ठीक है साथियों, कि एक सिद्धांत और आपने पढ़ा था अधिगम के में, पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत, वो अलग चीज़ है, वो अलग है, वो मैस्लो का है। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन नहीं हो, वहाँ पे भी मैस्लो ने पिरामिड बनाया था, पिरामिड बनाया था वहाँ पर भी मैस्लो ने, ठीक है। और 5 आवश्यकताएं बताई थी अधिगम के लिए, कितनी बताई? 5। तो वो भी पिरामिड सिद्धांत था। यहाँ पर भी इन्होंने जो वर्टेन वर्णन है, इन्होंने बुद्धि के लिए जो प्रति मॉडल बनाया था उसको भी पिरामिड आकृति में रखा था। क्लियर? ये कन्फ्यूजन आपको थोड़ा सा दूर करना है। आगे हम बात करते हैं, वर्टेन वर्णन ने सामान्य योग्यताओं को उच्च स्थान पर रखा और विशिष्ट योग्यताओं को निम्न स्थान पर रखा था। क्लियर? अगला हमारा सिद्धांत है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। अब आपको ध्यान रखना है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत होता क्या है। अब प्रश्न आप लोगों को यहां कंफ्यूजन करेगा, पूछेगा कुछ और, बताएंगे कुछ और। तो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत को हम त्रितंत्र सिद्धांत कहते हैं और इसी को हम त्रिचापीय सिद्धांत कहेंगे। दिया था किसने? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। किसने दिया था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। त्रिचापीय सिद्धांत कहेंगे इसको, त्रितत्व सिद्धांत कहेंगे, या फिर इसको सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। अब आपको एक कंफ्यूजन क्लियर करना है, सुनिए आप लोग। मैंने आपको बताया कि त्रितत्व सिद्धांत की अगर बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी? त्रितत्व की। तो कौन आएगा? स्पीयरमैन। कौन आएगा? स्पीयरमैन। ठीक है भाई। और बात करेंगे त्रिआयामी शब्द की, तो त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफर्ट ने। किसने दिया था? गिलफर्ट ने। अब कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। और बात करेंगे हम त्रिचापीय या त्रितंत्र, त्रिचापीय या त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने। किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने। अब आप लोग तीनों को याद कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आ जाए आप लोग गलत नहीं करेंगे इनको। क्लियर? त्रितत्व पूछा जाए स्पीयरमैन, त्रिआयामी पूछा जाए गिलफर्ट, और त्रिचापीय त्रितंत्र पूछा जाए तो स्टर्नबर्ग। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक एंड शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब देखिएगा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत है त्रिचापीय सिद्धांत, ठीक है ना, इसके अंतर्गत इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम है वी एंड आई क्यू। क्या नाम है? बी एंड आई क्यू। और प्रश्न इससे 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो बी एंड आई क्यू जो पुस्तक है, इसमें इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है यहाँ से स्टर्नबर्ग का। 3 प्रकार है। पहला प्रकार है घटकीय बुद्धि। कौन सी है? घटकीय बुद्धि। और इसी को हम विश्लेषणात्मक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत समस्या समाधान के लिए सूचनाओं का क्या करते हैं? हम विश्लेषण करते हैं। तो आपको इसकी थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है ऊपर से ही कि बुद्धि का निम्न में से प्रकार नहीं है, बुद्धि का निम्न में से प्रकार नहीं है स्टर्नबर्ग का। तो पहला जो प्रकार है वो है घटकीय बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि, जिसमें समस्या समाधान की सूचनाओं का विश्लेषण करते हैं। दूसरी बुद्धि का प्रकार बताया था इन्होंने सृजनात्मक बुद्धि। कौन सी बताई? सृजनात्मक बुद्धि, या इसको हम अनुभवजन्य बुद्धि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत समस्या समाधान के लिए पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से हम क्या करते हैं? उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, 2 प्रकार की बुद्धि हो गई। और तीसरी बुद्धि जो उन्होंने बताई थी वो है साथियों व्यावहारिक बुद्धि। इसी को हम संदर्भात्मक बुद्धि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत दिन प्रतिदिन व व्यवहार में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो 3 प्रकार की बुद्धि हो गई मेरे साथियों स्टर्नबर्ग की। पहली है घटकीय बुद्धि, इसका दूसरा नाम है विश्लेषणात्मक बुद्धि। दूसरी बुद्धि बताई इन्होंने सृजनात्मक, जिसको अनुभवजन्य बुद्धि भी कहेंगे। और तीसरा प्रकार बताया था व्यावहारिक बुद्धि, जिसको हम संदर्भात्मक बुद्धि भी कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। अब हम देखते हैं, बात करेंगे यहाँ पर बहुबुद्धि का सिद्धांत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनता है। हार्वर्ड गार्डनर का है ये सिद्धांत, 1983 में इन्होंने दिया था। अब मैं आपको एक बार कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। अगर पूछे बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, ये मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, तो हार्वर्ड गार्डनर। और पूछे बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया, बताइए साथियों। बहुतत्व सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया, तो आपको ध्यान रखना किसने दिया था। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। मैं उम्मीद करता हूं आपको खूब समझ में आ रहा होगा। कोचिंग करते हैं बहुत से बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ और भी अच्छे से समझ में आता होगा आपके, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ कन्फ्यूजन क्लियर करने की। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया
ठीक है, 1983 में दिया। इन्होंने वर्गीकरण किया था यहाँ पर बुद्धि का, कई प्रकार की बुद्धि बताई इन्होंने। अगर हम बात करते हैं तो मूल रूप से 7 बुद्धि के प्रकार बताए, लेकिन सन 2000 में फिर एक 8वां प्रकार बताया। वाह, 1998 के अंतर्गत 8वां प्रकार बताया और फिर 2000 में 9वां प्रकार बताया। तो टोटल कितने प्रकार बताए? 9 प्रकार। देखिएगा आप लोग, इन्होंने मूल रूप से 7 प्रकार के बुद्धि बताई, 7 प्रकार की बुद्धि बताई, लेकिन 1998 में एक 8वां प्रकार और जोड़ दिया, फिर सन 2000 में 9वां प्रकार जोड़ दिया। इस तरीके से वर्तमान में बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं इन्होंने। चलिए अब हम बात करेंगे पूरी तरीके से बहुतत्व सिद्धांत में बुद्धि जो 9 प्रकार की हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बताई थी, वो बुद्धि कौन कौन सी है और कौन कौन से व्यक्तियों में वो बुद्धि पाई जाती है। चलिए देखेंगे, सबसे पहला प्रकार बताया उन्होंने भाषाई बुद्धि। ये भाषाई बुद्धि किन किन में पाई जाती है? देखिए, कवि, लेखक, वकील, व्याख्याता, पत्रकार, इन लोगों में कैसी पाई जाती है? भाषाई बुद्धि पाई जाती है। ठीक है ना, याद रख लेना, प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है इसी तरीके से। ठीक है, तो भाषाई बुद्धि कवि, लेखक, वकील, व्याख्याता और पत्रकार में पाई जाती है। दूसरा प्रकार बताया था तार्किक गणितीय बुद्धि, तो ये पाई जाती है साथियों, गणितज्ञ होते हैं और जो वैज्ञानिक होते हैं उनमें पाई जाती है। संगीतात्मक बुद्धि किन में पाई जाती है? संगीतकार व वाद्य यंत्रों को बजाने वाले जो लोग होते हैं उनमें संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है। चौथा प्रकार बुद्धि का बताया था स्थानिक बुद्धि, तो ये बुद्धि जो है मूर्तिकार, चित्रकार और सर्वेक्षण अधिकारी जो है उनमें पाई जाती है। 5वां प्रकार था शारीरिक गतिज बुद्धि, तो ये शारीरिक गतिज बुद्धि किन में पाई जाती है? नर्तक के यानी डांस करने वाले, नृत्यांगना नाचने वाली, खिलाड़ी, मुक्केबाज, तैराक, शल्य चिकित्सक, ठीक है, जो सर्जन डॉक्टर होते हैं उनमें पाई जाती है। एयरफोर्स के पायलट, आर्मी के जवान, इन सब में क्या होती है भाई? शारीरिक गतिज बुद्धि होती है। अगला प्रकार है बुद्धि का अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। अब इनमें आपको चक्कर पड़ेगा भाई, एक तो होती है अंतर्व्यक्तिक और दूसरी होती है अंतराव्यक्तिक। ठीक है, तो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि जो है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि है वो राजनेता, चिकित्सक, विक्रय अधिकारी, यानी इंटरपर्सनल, ध्यान रखना आप लोग, इंटरपर्सनल इसका मतलब क्या हुआ? अंतर्व्यक्तिक जो बुद्धि पाई जाती है, ये बुद्धि वाले ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं हमेशा। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, चिकित्सक हो सकते हैं, नौकर, राजनेता हो सकते हैं, विक्रय अधिकारी होते हैं। तो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि उन लोगों में पाई जाती है जो सामाजिक कार्य करते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं बजाय खुद के। ठीक है, और 7वां प्रकार है बुद्धि का अंतराव्यक्तिक, इंट्रापर्सनल बुद्धि। ये कैसी है? ये पाई जाती है योगी, संत, ऋषि मुनियों, आत्मा का ज्ञान करने वाले महापुरुषों। तो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि से समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो ये बुद्धि उन लोगों में पाई जाती है जो स्वयं के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में भला सोचते हैं, बस उनको किसी दुनिया से मतलब नहीं, उनके अंदर कोई मोह माया नहीं होती, तो वो पाई जाती है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, संत, योगी, महापुरुष, ऐसे लोगों। और 8वां प्रकार है प्रकृतिवादी बुद्धि, जो सन 1998 में दिया था। तो प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है किसान, जीव वैज्ञानिक और वनस्पतिक वैज्ञानिकों में। और 9वां प्रकार बताया था अस्तित्ववादी बुद्धि। साथियों, ये सन 2000 में इन्होंने प्रकार बताया और यह बुद्धि अस्तित्ववादी पाई जाती है दार्शनिक चिंतकों में। तो ये आप लोगों को हार्वर्ड गार्डनर का पूरा सिद्धांत है। मैं दावा करता हूं कि आपसे यहाँ प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है इस चीज़ की। प्रश्न इसी हालत में आता है, लेकिन आप लोग गलत करके बैठ जाते हो। और कल की हम क्लास में पढ़ेंगे बुद्धि के परीक्षण, बुद्धि के सोपान, बुद्धि का मापन कैसे किया जाएगा। और यहाँ से बुद्धि मापन से भी प्रश्न पूछा गया है, अब की बार रीट 2024 में मैं आपको बताऊँगा। तो ये बुद्धि के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। 2 प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा आपको आज का सेशन। सब्सक्राइब करके रखेंगे और टेस्ट सीरीज़ को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें जो आपके लिए रीट प्री की चल रही है। मैं जल्दी ही रीट मेंस के लिए लॉन्च करने वाला हूँ, कंटेंट तैयार किया जा रहा है आपके लिए। बहुत ही विस्तृत रूप से आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। तो आप ये मत सोचिए कि भाई आपको यहाँ कंटेंट कम मिलेगा या फिर
मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को आप लोग दावे के साथ में, इससे बेहतर क्वालिटी की टेस्ट सीरीज़ आपको राजस्थान में किसी भी बड़े बड़े यूट्यूबर के पास या किसी बड़ी कोचिंग के पास नहीं मिलेगी। ठीक है, मेहनत है मेरी और मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेहनत का परिणाम भी मुझे मिलेगा। मुझे उम्मीद है आज लगभग 450-500 से ऊपर बच्चों ने क्रॉस कर दिया टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके, तो आप भी ज्वाइन कीजिएगा। देखिए शुरुआती है मेरी, लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए एक बेटर से बेटर कंटेंट, एक बेटर प्रैक्टिस आपको दे सकूँ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक।